आज हम आपके सामने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में जो बैकवर्ड चाइल्ड, ये हम हिंदी में कह सकते हैं इसको कि पिछड़ा बच्चा, इसके बारे में आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि हमारी कक्षाओं में, हमारे विद्यालयों में, हमारे परिवारों में ये विभिन्न कैटेगरी के बच्चे आते हैं जिन बच्चों को विभिन्न प्रकार की विशेष सहायता की आवश्यकता है। हमारा सामाजिक परिवेश, हमारा सांस्कृतिक परिवेश, हमारा जो विद्यालय, जो हमारा परिवेश है, ये जब इस बच्चे के साथ सही प्रकार से अनुकूलता नहीं ला पाता है तो फिर ऐसे बच्चों में इस प्रकार के फ्लक्चुएशंस होते हैं, ऐसे बच्चों में इस प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। और ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे वो निराशाओं के गहरे अंधकार में भटकते भटकते फिर ये समस्या बालक के रूप में या फिर बैकवर्ड चाइल्ड के रूप में, पिछड़े बालक या बालिका के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की तरफ गौर करें ना, तो सिरिल बर्ट अपने हिसाब से कुछ और कहते हैं, कुप्पुस्वामी अपने हिसाब से कुछ और कहते हैं, और जो सारे परिभाषाओं पर गौर कीजिए, मैंने इसके ऊपर लगभग सैकड़ों परिभाषाओं को मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, मैंने जाना है। हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि वो ऐसा बच्चा जो अपने समान बच्चों के साथ समान कक्षा के पाठ्यक्रम को सही प्रकार से ओबे नहीं करके उससे नीचे वाली कक्षा के ही पाठ्यक्रम को अगर सही प्रकार से वो ना कर पाए, ऐसे बच्चों को हम पिछड़े बालक या पिछड़े बालिका की श्रेणी में ऐसे लोगों को हम रख सकते हैं। और ये वही भी भयावह स्थिति है, डरावनी स्थिति है कि बच्चे मेधावी पैदा होते हैं, बच्चे विभिन्न प्रकार के योग्यताओं को लेकर आते हैं, लेकिन जब हमारा विभिन्न प्रकार का परिवेश सही नहीं होता तो ऐसे बच्चे जिनको अति प्रतिभाशाली होना चाहिए था, जिनको प्रतिभाशाली होना चाहिए था, कम से कम सामान्य बच्चों की कैटेगरी में होना चाहिए था, ऐसे कैटेगरी में ये बच्चे नहीं रह के ये पिछड़े बालक या बालिका की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो पिछड़े बालक और बालिकाओं की श्रेणी में आते हैं, क्या यत्न किया जाए, क्या प्रयत्न किया जाए, इनको किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए, इनको किस प्रकार से मार्गदर्शन दिया जाए, कैसे इनको एडवाइस दिया जाए कि ऐसे बच्चे भी प्रतिभाशाली, अति प्रतिभाशाली और ना तो कम से कम ऐसे बच्चे सामान्य बुद्धि लब्धि के जो बच्चे होते हैं उसकी कैटेगरी में तो आ ही जाए। हमको इसके तह में जाना होगा, हमको इसके कारणों की पड़ताल करनी होगी, और एक शिक्षक के रूप में जो मेरी बातों को सुन रहे हैं आप, शिक्षक के रूप में, माता पिता के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, देश निर्माता, समाज निर्माता के रूप में जो काम कर रहे हैं और जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो इन बातों को गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए इस बात पे कि आखिर क्या क्या कारण है, ये क्या कॉज है इसके कि ये बच्चे विभिन्न प्रकार की असीम संभावनाओं को लेकर आते हैं दुनिया में, लेकिन ऐसे बच्चे निराशाओं के दलदल में समाते समाते आगे चलकर ये पिछड़े बालक या बालिका में ये तब्दील हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मैं कारण है वो है शारीरिक कारण। जनरली आप देखिएगा कि फिजिकल जो कॉज है ये भी एक महत्वपूर्ण एक कड़ी है। इसमें सबसे पहला है कमजोर स्वास्थ्य। देखिए, कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना तो यही सबसे बड़ा धन है। और जनरली आप देखिएगा कि हमारे देश में खासकर जो बर्थ टू 5 years, ये जो एज है बच्चों का ना, ये इस एज में ही बच्चे गड़बड़ाते हैं। ज्यादातर हमारे देश में ज्यादातर बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनके घरों में जो पलने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को बैलेंस डाइट नहीं मिलता, और फल यह होता है कि ऐसे बच्चों का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। और जब कमजोर स्वास्थ्य होता है ना इनका, तो किसी प्रकार की चीजों को सीखने में इनको बड़ी दिक्कत होती है। मेंटली ऐसे बच्चे उसको सही प्रकार से सीख नहीं पाते, उसको अपनी मेमोरी में डाल नहीं पाते, उसको सही प्रकार से उसको लर्न नहीं कर पाते, और फल यह होता है कि ऐसे बच्चे कमजोर हो जाते हैं, ऐसे बच्चे इन चीजों को नहीं सीख पाते। और एक और कारण यह हो सकता है
कि हमारा देखिए, हमारा ये पूरा का पूरा शरीर है ना, ये समझिए कि तंत्रिकाओं का जाल है और इसके भीतर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं। हमारे शरीर, हमारा पूरा का पूरा शरीर जो फंक्शन करता है ना, वो ग्रंथियों की बदौलत ही करता है। मैंने पिछले किसी लेक्चर में मैंने इसकी चर्चा की थी आपके सामने कि ये जो प्रमुख ग्रंथियां हैं, जैसे कि थायराइड, पाराथायराइड, एड्रेनल, पिट्यूटरी, गोनाड्स। अब एक और ग्रंथि की आप चर्चा कर रहे हैं, इंट्रोसिन ग्रंथि की भी आप चर्चा कर सकते हैं इसमें। ये जो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं, जिन ग्रंथियों के उचित स्राव पे हमारा फिजिकल मूवमेंट, हमारा मेंटल मूवमेंट, विभिन्न प्रकार का जो हमारा मूवमेंट है वो सही प्रकार से हो पाता है। लेकिन अगर ये ग्रंथियां अनबैलेंस्ड हो जाती है, सही रूप से काम नहीं करती, अपने रसों का स्राव तीव्र गति से करती है या रसों का स्राव धीमी गति से करती है, तो उससे क्या होता है दुष्परिणाम कि हमारा व्यवहार प्रभावित हो जाता है, हमारी एक्टिविटीज प्रभावित हो जाती है। तो ये कभी कभी पाया ये जाता है कि हमारे विभिन्न प्रकार के बच्चों में ये इस प्रकार की ग्रंथियां जब सही रूप से काम नहीं करती, तो भी ऐसे बच्चों का परफॉर्मेंस खराब होता है और फिर ऐसे बच्चे अपने स्कूली पाठ्यक्रम को ओबे करने में या अपनी दैनिक दिनचर्या को भी ओबे करने में ऐसे बच्चे असफल हो जाते हैं और ये ऐसे बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं और ऐसे बच्चे बिल्कुल पिछड़ जाते हैं। एक और कारण हो सकता है ज्ञानेंद्रियों में दोष। ज्ञान से संबंधित जो इंद्रियां हैं, अगर उसमें दोष है बच्चों के भीतर, तो भी वो किसी भी पाठ को, किसी भी काम को सही प्रकार से उसको अमली जामा नहीं पहना सकता। जैसे कि मान लीजिए हमारे प्राइमरी सेक्शंस में या विभिन्न प्रकार के सेक्शंस में जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना, उनको कान से संबंधित समस्या होती है, वो सुन नहीं पाते, बहुत ही ऊंचा सुनते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक से देख नहीं पाते, आंखें फाड़ फाड़ कर वो बोर्ड पे को निहारते रहते हैं, अपने मास्टर को, अपने शिक्षक को, अपनी शिक्षिकाओं को वो निहारते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब उनकी इस प्रकार की ज्ञानेंद्रियों में ही दोष होगा, तो जाहिर है कि ये विभिन्न प्रकार के ज्ञान को सही प्रकार से ये अर्जन नहीं कर पाएंगे, सही प्रकार से उसको ये नहीं सीख पाएंगे। और एक और कमी होती है बच्चों में, जनरली आप देखिएगा, खासकर जो प्राइमरी सेक्शन से बच्चे होते हैं, बोलने में दोष, जिसको कहते हैं स्टेमरिंग। बहुत सारे बच्चों को देखिएगा कि उनकी बोली लगती है, तुतलाकर, हकलाकर, जैसे तैसे वो बोलते हैं। और ऐसे बच्चे जब तुतलाकर, हकलाकर, जैसे तैसे बोलते हैं कक्षाओं में, तो जो साथी उसके होते हैं, सहपाठी जो उसके होते हैं, अगल बगल के जो लोग होते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। यहां तक कि बहुत सारे परिवार में माता पिता, बहुत सारे परिवार के लोग भी उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसका नकल करते हैं। और फल ये होता है कि ऐसे बच्चों का सही प्रकार से रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और जब ये नहीं हो पाता, तो ऐसे बच्चे फिर ये समस्या बालक के समस्या बालिका में ऐसे बच्चे तब्दील हो जाते हैं। और एक और कारण हो सकता है कि स्नायु मंडल का आघात। अगर मान लीजिए कि हमारा स्नायु मंडल जो हमारे ब्रेन के बगल में अवस्थित है ना, अगर उसमें किसी प्रकार से प्राइमरी स्टेज में कोई आघात हुआ या फिर गर्भस्थ काल में ही अगर उसके स्नायु मंडल पे किसी कारण से उस पर कोई प्रभाव निगेटिव पड़ा, तो ऐसे बच्चे के साथ भी इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। और ऐसे बच्चे ये निराशाओं के दलदल में भटकते भटकते एक समय ऐसा आता है कि ऐसे बालक स्लो लर्नर्स या फिर बैकवर्ड चाइल्ड में ऐसे बच्चे तब्दील हो जाते हैं। और दूसरे कारण पे आते हैं जो मानसिक कारण, जो मेंटल कॉज होता है। उसमें पहला है आपको बुद्धि की कमी। जनरली देखिएगा, ये ऐसे कहें कि बुद्धि लब्धि उसका कम होना। बहुत सारे बच्चों को देखिएगा कि उनकी बुद्धि लब्धि कमजोर होती है, कम होती है। और बहुत सारे बच्चों में देखिएगा कि जो बौद्धिक जो दृष्टिकोण है वो उसके भीतर बहुत ही कम होता है। और फल ये होता है कि जब बुद्धि की कमी होगी बच्चों में, तो जाहिर है कि बुद्धि को सही प्रकार से अप्लाई नहीं कर पाएंगे और किसी प्रकार की चीजों को ग्रहण करने में, किसी भी काम को सीखने में, किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने में उनको दिक्कत होगी। और फलतः ऐसे बच्चे बैकवर्ड चाइल्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। और एक और दूसरा होता है अभिवृत्ति का अभाव, एप्टीट्यूड का, लैक ऑफ एप्टीट्यूड आप कह सकते हो इसको। कि जनरली देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कामों को बढ़िया से कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलते हैं आपको विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में, कुछ एक काम को तो बढ़िया करते हैं, कुछ एक काम को बढ़िया नहीं करते। ये साफ जाहिर है कि जिस बात से संबंधित, जिस काम से संबंधित
जिस चीज को सीखने से संबंधित अभिवृत्ति उस बच्चे में ज्यादा होती है, उन चीजों को बच्चे जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। तो ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के, ऐसे लड़कियां जो हमारे विभिन्न कक्षाओं में होते हैं, उनके भीतर अगर उस चीज को सीखने से संबंधित आवृत्ति का अभाव होता है, उस प्रकार के एप्टीट्यूड का अभाव होता है, तो ऐसे बच्चे उन चीजों को सीख नहीं पाते और फिर क्या होता है कि ये आपको फिर निराशाओं के दलदल में आते आते आगे चल के फिर ये समस्या बालक या समस्या बालिका में तब्दील हो जाते हैं। और तीसरा है आपको वातावरण संबंधी कारक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वातावरण का बड़ा ही जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। अगर वातावरण परिवार का, वातावरण समाज का, वातावरण पड़ोस का, वातावरण विद्यालय का अगर बढ़िया है ना, तो बच्चे का विकास 100% होता है। बच्चे बिल्कुल सरपट वो दौड़ते चले जाते हैं विकास के पथ पे। और अगर वातावरण बढ़िया नहीं होता तो बच्चे का विकास नहीं होता, जिसमें पहला आपको आता है आपको कि पारिवारिक वातावरण, जैसे कह सकते हैं कि पारिवारिक प्रतिकारक भी कह सकते हैं इसको। अगर देखिए किसी भी परिवार का वातावरण बढ़िया नहीं होता, उस परिवार में रगड़े होते हैं, झगड़े होते हैं, अटीदारी होता है, पटीदारी होता है, लड़ाई वगैरह होते रहते हैं ना, तो ऐसे परिवार में बच्चे सही रूप से अपने आप को वो बिल्कुल कंसंट्रेट किसी काम पे नहीं कर पाते। बड़ी निराशा होती है, बड़ी कुंठा होती है, बड़ी पीड़ा होती है, बच्चे बिल्कुल हमेशा उलझन में मानसिक रूप से रहते हैं और फलतः ऐसे बच्चों का सही प्रकार से विकास नहीं हो पाता। और दूसरा है घर में संघर्ष। देखिएगा जिनके घरों में लड़ाई होती है, जिनके घरों में झगड़े होते, विभिन्न प्रकार से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और इस लड़ाई झगड़े के दरमियान जो बच्चे वहां पे रहते हैं, वो बच्चे उन चीजों को जब देखते हैं, सुनते हैं, और बच्चे जिस परिस्थिति से रूबरू होते हैं ना, तो बच्चे के ऊपर इसका बड़ा ही नकारात्मक असर पड़ता है। बच्चा कुंठित हो जाता है, बच्चा हताश हो जाता है, बच्चा टूट जाता है, और फलतः ऐसे बच्चे भी आपको समस्या बालक के समस्या बालिका में या फिर बैकवर्ड जो बच्चे में ऐसे लोग तब्दील हो जाते हैं। और फिर है कि एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि माता पिता का शिक्षित होना। देखिए हमारे देश में लिटरेसी का आज भी घोर अभाव है। सुदूर देहात में आप चले जाइए, भारत के विभिन्न प्रकार के जो पिछड़े जो प्रांत है, खासकर बिहार जैसे जो प्रांत है, ऐसे प्रांतों में आज भी बहुत सारे माता पिता ऐसे जो बड़े भोले वाले हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, शिक्षा की बारीकी को नहीं जानते, शिक्षा का रियल उसका क्या उससे डेवलपमेंट हो सकता है, इन चीजों को नहीं जानते। और फलतः क्या होता है कि इन चीजों से विमुख हो जाते हैं। जैसे आज भी आप देखिएगा कि जो हमारे देश में, हमारे प्रांत में, हमारे समाज में जो विभिन्न जातियों के जो लोग हैं, उनके बच्चे आज भी जो उनका जो पेशा है, जातिगत जो पेशा है, उस पेशे को ही करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा बच्चा तो आगे चलकर फिर हमारी ही तरह काम करेगा, तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है। और फलतः क्या होता है कि इस प्रकार की जो निराशावादी जो मानसिकता है, ऐसे पेरेंट्स के भीतर, ये इनके बच्चों को बैकवर्ड चाइल्ड में तब्दील कर देता है। ऐसे बच्चे सीखने की चाहत रखने के बावजूद जब इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जब उनको इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं मिलती, तो ऐसे बच्चे फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। और फिर आपको विद्यालय प्रतिकारक की हम चर्चा करें आपके सामने, कि विद्यालय वातावरण की चर्चा करें, कि देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यालय वो जगह है जहां से लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। लोग सोचते हैं कि विद्यालय बड़े ही ट्रेंड लोग हैं, होशियार लोग हैं, सारे संसाधनों से युक्त है हमारा विद्यालय, और उन विद्यालयों में जाकर हमारे बच्चे विभिन्न प्रकार से अच्छी अच्छी बातों को सीखेंगे और वहां जाकर के वो एक अच्छा इंसान बनेंगे। लेकिन अगर विद्यालय का वातावरण बढ़िया ना हो, विद्यालय विभिन्न प्रकार की अच्छी सुविधाएं ना हो, तो बच्चे का विकास कैसे होगा। उसमें सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि सुविधाओं की कमी। देखिए जनरली देखिए सरकार भरसक अपने स्तर से सरकार प्रयास करती है, सरकार इन चीजों की तरफ गौर देखिए कि विद्यालय प्रतिकारक में सबसे पहला है सुविधाओं की कमी। बच्चों को विद्यालय में अगर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, जो सुविधा मुहैया बच्चों के लिए कराना नितांत आवश्यक है, जैसे कि खेल का मैदान होना चाहिए, एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक बागवानी के लिए एक समुचित जगह होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को करने के लिए, सेमिनार के लिए, डिबेट के लिए, इस प्रकार के लिए अलग कक्षा का या फिर अलग बड़े कमरे की आवश्यकता होती है। इन सारी चीजों की जरूरत है। अगर ये सारे संसाधन होते हैं तो बच्चों का विकास सही प्रकार से होता है।
अगर इन सारी चीजों में, इन सारी सुविधाओं में कमी आती है तो बच्चों का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता। और फिर इसके बाद एक और हो सकता है कि आपको आज जो सबसे ज्यादा जो परेशानी ये है कि ज्यादातर बच्चे विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, पलायन करते हैं, बच्चे विद्यालय में नहीं रहते। इसका तहमे जाइए तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जब विद्यालय में जाकर बच्चे कक्षा से ही अनुपस्थित रहेंगे, कक्षा में वो नहीं जाएंगे, किसी कारण से बहानेबाजी करके वो कक्षा से भाग जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि बच्चे उस कक्षा से जब निकलते हैं तो उस कक्षा में जिन बातों को पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, उन चीजों को बच्चे वे नहीं कर पाते। तो कक्षा से अनुपस्थित रहना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और एक सबसे बड़ा जो और महत्वपूर्ण कारण यह है कि अयोग्य अध्यापक। देखिए, बुरा मत मानिएगा भाई, जो शिक्षक शिक्षिका के रूप में जो काम कर रहे हो, आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आपने जो कुछ भी जाना है, आपने जो कुछ भी सीखा है, उन सारी चीजों को व्यक्त करने का एक रियल प्लेटफॉर्म है। वहां हम कुछ देने गए हैं और उन बच्चों को अगर हम योग्यता के साथ सिखाने का काम नहीं करेंगे तो वो बच्चे निराशाओं के दलदल में फंसते चले जाएंगे और ऐसे बालक, ऐसी बालिकाएं जो आपको योग्य है वो अयोग्य हो जाएंगे। ऐसे बालक जिनमें विभिन्न प्रकार की संभावनाएं हैं, उन संभावना उसके लिए सही कारगर नहीं हो पाएगी और आगे चलकर बच्चे फिर समस्या बालक के समस्या बालिका में तब्दील हो जाए। इसलिए विद्यालय में सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि वहां का अध्यापक या अध्यापिका वहां के सुयोग्य हो, अपनी विद्वत्ता से, अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से वो बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार की बातों को सिखाने का, बताने का, जताने का वो प्रयास करें। अगर ऐसा करने में वो कामयाब होंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का विकास होगा और वो बच्चे निश्चित रूप से वो क्या कहते हैं कि अपचारी बालक या बालिका में या फिर समस्या बालक या बालिका में वो तब्दील नहीं होंगे। और एक और काम जो सबसे जो आवश्यक है और जो विद्यालयों में सही प्रकार से नहीं हो रहा है वो है कि शैक्षिक मार्ग प्रदर्शन की भी कमी है। कि ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन आप बच्चों का हमेशा उसका मार्गदर्शन करते रहे, आप उनको परामर्श देते रहे, आप उनको सही क्या है, गलत क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, ये मूल्य क्या है, विचार क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आप बच्चों को सही प्रकार से आप उनको बताते रहे। क्योंकि बच्चे बिल्कुल अबोध होते हैं, बच्चे विभिन्न प्रकार की बातों को सही प्रकार से नहीं जानते। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में हम इस काम को अगर सही रूप से अमली जामा पहनाते हैं तो बच्चे के ऊपर इसका बड़ा ही सकारात्मक असर होता है। और ऐसे बच्चे जो बिगड़े हुए बच्चे भी होते हैं, जो पटरी से उतर गए हुए बच्चे भी होते हैं, ऐसे बच्चे भी पटरी पे आ जाते हैं और ऐसे बच्चे फिर वो समस्या बालक के समस्या बालिका या फिर ये स्लो लर्नर्स में ऐसे बच्चे तब्दील नहीं होते। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि प्लेटफॉर्म पे सही प्रकार से, विद्यालय प्लेटफॉर्म पे सही प्रकार से उनको शिक्षा दी जाए, दीक्षा दी जाए, सलाह दी जाए, मार्गदर्शन दिया जाए, परामर्श उनको दिया जाए ताकि वो सही प्रकार से आगे बढ़ सके। और एक सबसे महत्वपूर्ण और एक अंतिम कारण एक ये भी हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिकारक। देखिए, हमारे समाज की जो आज स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। बड़ी बुरी स्थिति में है हमारा समाज और उस बुरे समाज में आज जो हमारे जो विभिन्न प्रकार के बच्चे हमारे हैं जो सीखने का काम करते हैं, जिनका सामाजिकरण हो रहा है, ऐसे बच्चे जो विभिन्न प्रकार के समाज की दहलीजों पर रह के विभिन्न प्रकार के कामों को सीखते हैं। चूंकि विद्यालय भी, खेल का मैदान भी, हमारा परिवार भी सब कुछ किसी न किसी समाज में ही होता है। तो अगर समाज का वातावरण बढ़िया होता है, समाज का वातावरण कोऑपरेटिव होता है तो बच्चे के ऊपर इसका बड़ा ही सकारात्मक असर होता है। और अगर वो बढ़िया नहीं होता तो बच्चे के ऊपर इसका बड़ा ही नकारात्मक असर होता है। और सांस्कृतिक कारण देखिए, संस्कृति से हमारा तात्पर्य है कि हमारे आदिकाल से, हमारे पूर्व काल से, हमारे लोकाचार से ये सारी चीजें आती रही है हमारे सामने और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत ही अच्छी हैं और उन चीजों को अमल में लाने की जरूरत है। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में वो बहुत मान्य नहीं है, वो ज्यादा चलन में नहीं आ सकती। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो जांची हुई है, परखी हुई है, जो सांस्कृतिक काल से जो आई है हमारे सामने, उन चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बच्चों के भीतर उससे संबंधित संस्कारों को उसके भीतर निरूपित करने की जरूरत है। और अगर ऐसा करने में हम कामयाब हुए
अगर हम सही प्रकार से सुशिक्षित माता पिता की तरह, एक सामाजिक सदस्य की तरह, एक शिक्षक शिक्षिका की तरह अगर बच्चों की बेहतरीन चीजों को सही प्रकार से निरूपित कर पाए, उनको हम सही प्रकार से सिखा पाए, उनको हम बता पाए, तो निश्चित रूप से बच्चे का समुचित विकास होगा और ऐसे बच्चे फिर इस प्रकार के निराशा के दलदल में नहीं जाए। लेकिन यकीन मानिए, जो परिस्थिति है, जिस प्रकार से आज समाज में जिस प्रकार का वातावरण हमने बनाया है, उस परिवेश में आज हमारे बच्चों के भीतर सही प्रकार से सही बातों का निरूपण नहीं हो पा रहा है और फल आपके सामने है कि हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में आज समस्या बालकों का या पिछड़े हुए बालक या बालिकाओं का आज बिल्कुल बिल्कुल भरमार लग रहा है। तो इन सारी चीजों पर गौर करते हुए, इन मूल समस्याओं पर गौर करते हुए हमको इस प्रकार से काम करना होगा ताकि हमारे जो ये प्रतिभाशाली, हमारे जो भविष्य की जो हमारी धरोहर है, ये बच्चे जो हमारे भविष्य हैं, उन बच्चों के विद्यालय स्तर से ही हम इतना बारीक ढंग से, इतना बढ़िया ढंग से, इतना बेहतर तरीके से हम बच्चों का प्रयास करें, उनको सिखाने का प्रयास करें, उनके भीतर मूल संस्कारों को, मूल विचारों को इस प्रकार से निरूपित करने का प्रयास करें कि बच्चे हमारे वो पिछड़े बालक या बालिका में तब्दील ना हो सके। अगर ऐसा करने में हम कामयाब हुए तो निश्चित रूप से अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने प्रांत के प्रति हम एक अच्छा काम कर पाएंगे। आगे फिर इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आपके सामने चर्चा करेंगे।